गोवा में मनोहर पर्रिकर की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया और आज यही है हमारा केस ऑफ द डे। लेकिन इससे पहले डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर नजर। लोकसभा में मंगलवार को शत्रु संपत्ति संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई। इस विधेयक में युद्ध के बाद चीन और पाकिस्तान चले गए लोगों की छोड़ी गई संपत्ति के उत्तराधिकार या हस्तांतरण के दावों को खारिज करने का प्रावधान है। शत्रु संपत्ति संशोधन और मान्यकरण विधेयक 2016 10 मार्च को राज्यसभा में ऐसे वक्त में पारित किया गया था जब विपक्षी सदस्य सदन में लगभग नदारद थे। लोकसभा में इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया। विधेयक पिछले साल मार्च में लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका था। इसे राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों के लिए फिर से लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक के तहत शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 को संशोधित किया गया है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार शत्रु संपत्ति के सभी अधिकार कस्टोडियन के अधीन होंगे और इसके अनुसार शत्रु संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। ये कानून अब तक हुए सभी शत्रु संपत्ति हस्तांतरणों पर मान्य होगा और नए विधेयक के अनुसार शत्रु के उत्तराधिकारी या कानूनी उत्तराधिकारी उसकी संपत्ति के हकदार नहीं होंगे। विधेयक के मुताबिक नागरिक अदालतों और अन्य प्राधिकारों को शत्रु संपत्ति से संबंधित मुद्दों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा। आपको बता दें कि लोकसभा में मंगलवार को शत्रु संपत्ति संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। उस विधेयक में युद्ध के बाद चीन और पाकिस्तान चले गए लोगों की छोड़ी गई संपत्ति के उत्तराधिकार या हस्तांतरण के दावों को खारिज करने का प्रावधान है। शत्रु संपत्ति संशोधन और मान्यकरण विधेयक 2016 को 10 मार्च को राज्यसभा में ऐसे वक्त में पास किया गया था, बल्कि पारित किया गया था जब विपक्षी सदस्य सदन में तकरीबन नदारद थे। लोकसभा में इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया। विधेयक पिछले साल मार्च में लोकसभा में पहले से ही पारित किया जा चुका था। इसे राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों के लिए फिर लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक के तहत शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 को संशोधित किया गया था। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक शत्रु संपत्ति के सभी अधिकार कस्टोडियन के अधीन होंगे और इसके अनुसार शत्रु संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। यह कानून अब तक हुए सभी शत्रु संपत्ति हस्तांतरण पर मान्य होगा और नए विधेयक के अनुसार शत्रु के उत्तराधिकारी या कानूनी उत्तराधिकारी उसकी संपत्ति के हकदार नहीं होंगे। विधेयक के मुताबिक नागरिक अदालतों और अन्य प्राधिकारों को शत्रु संपत्ति से संबंधित मुद्दों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा। विवेक सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ फोन लाइन के जरिए तमाम जानकारी के साथ। विवेक, इस कानून को अगर बेहतर नजर से देखा जाए तो क्या क्या खास बातें इस अधिनियम में चीजें सामने आ रही हैं? कि जहाँ तक ये कहा जाए कि 49 साल जो ये पुराना बिल था उसमें बेसिकली ये था कि जो जब पार्टीशन हुआ तो उस पार्टीशन के समय जो लोग भारत छोड़ के चले गए, जो उनके सक्सेसर थे, जो उनके जिस सक्सेसर थे, उनको उस संपत्ति पे अधिकार की बात हमेशा करते रहे कि हम इंडिया के हैं, हमारा ओरिजिन इंडिया का है, हम भले ही पाकिस्तान या चाइना चले गए हैं लेकिन हमारा अधिकार जो है, यहाँ जो संपत्ति हमारे पुरखों ने बनाई थी उसमें हमारा अधिकार है जी। लेकिन ये जो अमेंडमेंट बिल, ये जो एनिमी प्रॉपर्टी बिल 1968 था, इसमें बहुत कुछ ऐसा था जिससे उनको एक लूप होल मिल जाता था, वो सक्सेसरशिप की बात करते थे। लेकिन जो 4 साल बाद ये अमेंडमेंट कर दिया गया, जिस अमेंडमेंट के बाद इसका अमेंडमेंट एंड डेलिगेशन बिल 2016 इसको अपडेट करके कर दिया गया। इसमें अब उनके पास बहुत गुंजाइश नहीं बचती है कि जो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे उनके सक्सेसर, जो उनके पुराने फादर्स छोड़ गए थे, उस पर उनका अधिकार नहीं होगा। यही अमेंडमेंट किया गया। जब ये लोकसभा ने इसको पास किया था तो जब ये राज्यसभा के पास गया तो राज्यसभा में इसमें जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। उस रिकमेंडेशन के बाद ये फिर लोकसभा में आया, लेकिन आज लोकसभा में इसको ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। क्योंकि उसमें जहां तक कोरम की बात है, उस कोरम को पूरा करने में कुछ जो सदस्य थे उनकी कमी थी, लेकिन जब ध्वनि मत राज्यसभा की बात हुई थी उसमें जो कांग्रेस और कुछ लेफ्ट पार्टी थी वो वॉकआउट कर गई थी, उस दौरान इसको पास कर लिया गया। तो इसी वजह से आज ये लोकसभा में आया। लोकसभा में राजा ने इसके ऊपर पूरी बहस और चर्चा करने के बाद इसको ध्वनि मत से पारित करा लिया गया। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन इसमें जो कहा गया है कि अब ये अधिनियम आगे से लागू हो जाएगा, लेकिन क्या जो पुराना हस्तांतरण हो चुका है, जो पुराना ट्रांसफर हो चुका है, उनके ऊपर भी अधिनियम लागू होगा? क्या उसमें भी बदलाव किया जाएगा? जी, इस अमेंडमेंट, इसके लिए पूरा अमेंडमेंट को पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो जो क्लॉज और जो सिलेक्शन कमेटी में कुछ रिकमेंडेशन थी उसको देखना पड़ेगा। बिल तो पास हो गया लेकिन इस बिल के पूरे प्रोसीजर्स को पूरा चेक करना पड़ेगा। जहां तक ये बिल में अमेंडमेंट की बात है तो पूरी तरह से ये सरकार का ये कहना था कि जो अमेंडमेंट किया जाएगा उसमें ये हो कि जो फोर फादर्स की जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर जो सक्सेसर उसके राइट्स की बात करते थे उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए।
संभवतः इसी अमेंडमेंट को इसी वजह से इस बिल में जो 1968 का ये बिल था उसमें अमेंडमेंट करके ये अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2016 पास किया गया, जिसमें कुछ संभवतः इस तरह की जो संभावनाएं बनती हैं वो संभावनाएं बिल्कुल नहीं रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमसे जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी का पूरे मसले पर देने के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि नेताओं और चुने हुए जनप्रतिनिधियों और न्यायपालिका के सदस्यों पर समानांतर तौर पर कोई दूसरा काम करने पर रोक लगाई जाए। वकील अश्विन कुमार की याचिका में मांग की गई कि ऐसी गतिविधियों को आपराधिक दुराचरण माना जाना चाहिए। याचिका में मांग भी की गई कि हितों के टकराव के बारे में एक नीति तैयार की जाए। कोर्ट से भी मांग की गई कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका और जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए ताकि भारतीय लोकतंत्र को पारदर्शी बनाया जा सके और संविधान की प्रस्तावना की भावना को समाहित किया जा सके। याचिका में केंद्र कानून मंत्रालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विधि आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरी भाषा में अनुवादित सीरियल्स पर रोक लगाना प्रतिस्पर्धा के हितों के खिलाफ है और उपभोक्ता को उसके चुनने के अधिकार से वंचित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाम कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस ऑफ वार्नर ब्रदर्स फिल्म एंड टेलीविजन के मामले में फैसला सुनाया। मामले में कॉम्पिटिशन कमीशन ने लिखित शिकायत की थी और शिकायत मिलने पर एक टीवी चैनल पर बांग्ला में महाभारत सीरियल को दिखाए जाने पर रोक लगाने के लिए कहा गया था। कमीशन का कहना था कि गतिविधि गैर प्रतिस्पर्धात्मक है, लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण ने कॉम्पिटिशन कमीशन के फैसले को इस आधार पर खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता एंटरप्राइज नहीं है। इस फैसले के खिलाफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अब किया है। कोर्ट ने भी इस मुद्दे को खारिज कर दी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी मजदूर संघ है, न कि एंटरप्राइजेस। कोर्ट ने कहा कि एंटरप्राइज मजदूर संघ का लवादा नहीं उठ सकता। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूसरी भाषा में अनुवादित सीरियल्स पर रोक लगाना प्रतिस्पर्धा के हितों के खिलाफ है और उपभोक्ता को उसके चुनने के अधिकार से वंचित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाम कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस ऑफ वार्नर ब्रदर फिल्म्स एंड टेलीविजन के मामले में फैसला सुनाया। इस मामले में कॉम्पिटिशन कमीशन ने लिखा शिकायत मिलने पर एक टीवी चैनल पर बांग्ला में महाभारत सीरियल को दिखाए जाने पर रोक लगाने के लिए कहा था। पाकिस्तान में जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद और 4 अन्य की आतंकी निरोधी कानून के तहत नजरबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर लाहौर हाई कोर्ट की एक नई पीठ 20 मार्च को सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश सैयद मंसूर अली शाह ने इस मामले की सुनवाई कर रही 2 सदस्यीय पीठ को बदल दिया था। नई पीठ 2 सदस्यीय है और इसकी अध्यक्षता जस्टिस सैयद काजिम रजा शमसी करेंगे। मामले की सुनवाई जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने 7 मार्च को होनी थी, लेकिन पीठ बल दिए जाने के चलते उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सईद की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस भेजकर याचिका पर 7 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा था। गोवा में मनोहर पर्रिकर की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की थी। कांग्रेस की दलील थी कि चुनाव में उसे ज्यादा सीटें मिली हैं, इसलिए उसने सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की दलील को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मनोहर पर्रिकर ने थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पर्रिकर को 16 मार्च को सदन में बहुमत साबित करना है। गोवा में कांग्रेस की उम्मीदों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में मनोहर पर्रिकर को शपथ लेने से रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही मनोहर पर्रिकर को 16 मार्च को सुबह 11 बजे बहुमत साबित करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो तो बिल्कुल सही डायरेक्शन है, क्योंकि जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एक होता है और दूसरा पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है उससे कम मिला है उनको सीट, और वो पार्टी दावा करती है मैं सरकार बनूंगा करके, ऐसी परिस्थिति में जब दोनों भी दावे करते हैं, जो जिसको ज्यादा नंबर मिला है वो भी करते हैं
जिसको कम नंबर मिला वो पार्टी भी करते हैं। उस परिस्थिति में फ्लोर टेस्ट पहले करके उसके बाद जो लीडर चुने जाता है अपना असेंबली में, उनको पदवी ग्रहण कराना वो बराबर सही है, वो सही रास्ता है। वो सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से कहा कि अगर आपके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या थी तो आपको राज्यपाल के आवास के बाहर धरना देकर विधायकों की संख्या के बारे में बताना चाहिए था। आपको समर्थन करने वाले विधायकों का हलफनामा पेश करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना विधायकों की संख्या से जुड़ा है। आपने राज्यपाल के सामने या अपनी याचिका में इस बात का कभी जिक्र नहीं किया कि आपके पास जरूरी समर्थन है। सरकार कोर्ट के फैसले को सही बता रही है। बीजेपी ने स्पष्ट किया कि हमारे 13 लोग थे, बाकी दोनों पार्टियां एमजेपी और फॉरवर्ड पार्टी ने बाकायदे समर्थन दिया है, इंडिपेंडेंस ने दिया है, लिखकर गवर्नर को दिया है। मनोहर पर्रिकर जी ने नेता के रूप में जाकर 22 की संख्या राज्यपाल के सामने बताई है। कांग्रेस पार्टी जो इतना विलाप कर रही है, वो एक बात बता दे कि 17 से उसके पास और कोई है क्या? अगर है तो कौन है, और क्या उन्होंने माननीय राज्यपाल जी को बताया है? इसमें कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे उठाए गए थे और विशेष रूप से जो मुद्दा था वो ये था कि माननीय राज्यपाल अपने संतोष को, जो संवैधानिक संतोष होता है, जो संवैधानिक रूप से उनको अपना एक कर्तव्य निभाना होता है, उसके लिए ये अति आवश्यक है। ये हमारी दलील थी कि वो सबसे ज़्यादा आंकड़ों वाली पार्टी को कम से कम कंसल्ट करे, बातचीत करे। सरकार बनाने को बुलाने की तो दूसरी कड़ी होती है। सरकार का न्योता देने से पहले सिर्फ बातचीत करे, उनसे कंसल्ट करे। 2 दिन दिए हैं फ्लोर पे, संसद में, वहाँ के प्रदेश के संसद में अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए। कोर्ट ने दोनों पार्टियों को प्रोटेम स्पीकर का नाम देने को भी कहा है। मामले में सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। कांग्रेस ने प्रधान न्यायाधीश JS खेहर के आवास पर शनिवार शाम याचिका दायर की थी। इसी सिलसिले में विशेष पीठ का गठन किया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में होली की छुट्टियां चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इंडिया लीगल सर्विस फाउंडेशन के मेंबर राजेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, ये जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, फ्लोर टेस्ट की चीजें भी सामने आ रही हैं, लेकिन इस वक्त का जो संवैधानिक पक्ष है वो बेहतर तरीके से आप हम समझना चाहेंगे। देखिए, कोर्ट में जब अभिषेक मनु सिंघवी जी ने आर्गुमेंट शुरू किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने भी अपना नेता चुन लिया था और 12 तारीख को वो इस पे विचार ही कर रहे थे, तभी एक प्रेस नोट आई जिसमें मनोहर पर्रिकर जी गवर्नर से मिल करके और सरकार बनाने का दावा किया था, जबकि एज ए संवैधानिक रूप से गवर्नर को बीइंग ए लार्जेस्ट पार्टी हमको पहले कंसल्ट करना चाहिए था जी, जो कि असंवैधानिक है और इसको गलत डिक्लेयर करना चाहिए था जी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट विधायकों का सपोर्ट है। इस पे कोर्ट ने ये कहा कि आपने ना पिटीशन में इसका जिक्र किया है, ना कोई एफिडेविट उन विधायकों का लगाया है जिससे ये समझा जाए कि आपके पास सपोर्ट है जी। तो सिंघवी जी ने इसको कहा कि ये मेरा मिस्टेक है, लेकिन मेरा सेकंड प्रेयर इसमें है कि फ्लोर टेस्ट आज या कल में क्यों न कराया जाए, 15 दिन टाइम क्यों दिया जाए जी। इस चीज़ को कोर्ट ने कंसीडर किया और साल्वे जी से पूछा कि क्या दिक्कत है अगर आज कल में इसको कराया जाए जी। तो उन्होंने कहा कि कई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन को और उसके बाद ही जो है से फ्लोर टेस्ट हो सकता है, इसलिए कोई डायरेक्शन ना पास किया जाए। हम गवर्नर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए जी। और उन्होंने फ्राइडे तक का टाइम मांगा, लेकिन इस पे कोर्ट ने कहा कि नहीं, जल्द से जल्द होना चाहिए इसका और 16 तारीख को कहा कि आप फ्लोर टेस्ट करा लीजिए जी। लेकिन फ्लोर टेस्ट में अगर चीजें विपरीत नजर आती हैं राजेश, अगर कांग्रेस के पास समर्थन अगर सामने आ जाता है तब स्थिति क्या होगी? देखिए, अगर फ्लोर टेस्ट में पहला स्टेज तो स्पीकर का है, अगर स्पीकर बीजेपी की गवर्नमेंट की अपॉइंट नहीं हो पाती है तो उसी से प्रूव हो जाएगा कि उनके पास मेजोरिटी नहीं है जी। और उस कंडीशन में
पारिकर जी को रिजाइन करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। हाँ चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका हम तक जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी का इस पूरे मामले में हमें देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते 8 जजों ने खुद को मामलों की सुनवाई से अलग अलग वजहों से अलग कर लिया था। इसमें जस्टिस संजय किशन कौल का नाम सबसे ऊपर है। पिछले हफ्ते उन्होंने 5 मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके अलावा जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस नवीन सिन्हा, जस्टिस यूयू ललित ने 2-2 मामलों की सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जबकि जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस आर के अग्रवाल, जस्टिस RF नरीमन ने एक मामले से खुद को सुनवाई से अलग कर दिया। तो यूरोपीय अदालत ने कंपनियों को मुस्लिम महिला कर्मचारियों के हिजाब पहनने पर रोक लगाने की पूरी छूट दे दी है। दुनिया भर में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर छिड़ी बहस के बीच यूरोपीय अदालत का यह फैसला दिया गया। यह पहला मामला है जिसमें अदालत ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने को जायज ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हिजाब पहनने पर रोक लगाना भेदभाव नहीं है। यूरोपीय अदालत में बेल्जियम और फ्रांस की 2 महिला कर्मचारियों ने कंपनियों की ओर से हिजाब पहनने पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी और कंपनियों के हिजाब पहनने संबंधी रोक को सही ठहराया। महिलाओं को कंपनी ने हिजाब पहनने से मना करने पर नौकरी से निकाल दिया था। तो एनजीटी ने जज ने यह सवाल उठाते हुए कहा और सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा और हुडा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। एनजीटी ने कहा कि लोगों ने बिल्डर को पूरा पैसा जमा करा दिया तो लापरवाही पर सोसाइटी का सील क्यों किया जाए। इसके लिए तो हुडा के दोषी अधिकारियों और बिल्डर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। एनजीटी ने 21 मार्च को दोनों विभागों को मामले में अपनी रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। और कोर्ट में फिलहाल से इतना रुकेंगे। ब्रेक के उस पर खबरें पिन पर लगातार जारी रहेंगी।